भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में। भारतीय संघात्मक प्रणाली न केवल हमारे एमए के एग्जामिनेशन में, बीए के एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के संविधान के तहत, वहीं साथ ही साथ अगर हम यूपीएससी, पीएससी इनमें अगर अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन दैट केस भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली कैसी है, हमारे संविधान विदों ने, संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन प्रणाली को किस तरह से अंतिम रूप दिया है, तो इन तमाम बातों को आज हम स्पष्ट करेंगे। क्या भारत एक सच्चा संघ है, क्या भारत अर्ध संघ है, और क्या भारत एकात्मक और संघात्मकता का मिश्रण है, इन तमाम बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो हम आप देखें कि हालांकि हमारे संविधान में संघ शब्द का यूज नहीं हुआ है, फेडरल टर्म का यूज नहीं हुआ है। हमारे संविधान में इंडिया दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कि ये राज्यों का एक संघ होगा, तो यूनियन वर्ड यूज हुआ। यूनियन का अभिप्राय यह है कि हमने जो संघ का रूप दिया है भारतीय संघ का, उसमें प्रादेशिक सरकारों को केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा से मिला करके संघ को अंतिम रूप दिया है। वहीं हम देखें पूर्व जो यूएसएसआर था, या आप देखें कि स्विट्जरलैंड हुआ, या संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हुई, तो यहाँ पर क्या है कि राज्यों की सहमति से जो है संघ बनाया गया है, इसलिए फेडरल टर्म का यूज किया गया है। अब हम आप देखें कि जो हमारी संघात्मक संघ का सामान्य अर्थ क्या है। संघ का अर्थ ये है कि एक प्रकार को यूनाइट करके एक केंद्र सरकार है, वहीं कई प्रांतीय सरकारें हैं। आप देखें संघात्मक और एकात्मक के बीच का जो विभाजन का मुख्य आधार होता है वो केंद्र राज्य संबंध होता है। क्या होता है नहीं, केंद्र और राज्यों का संबंध। इसके आधार पर केंद्र एवं राज्यों के संबंध के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं। जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है वहां संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, और जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण एक ही केंद्र में होता है तो वहां एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। यानी ये आप देखें केंद्र है और ये तमाम स्टेट है। तो आप देखें कि जहां पर सारी शक्तियों का केंद्रीकरण एक केंद्र की ओर है तो उसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कहेंगे। और जहां शक्तियों का बंटवारा, अब आप देखें कि एरो इस डायरेक्शन में आ जाएगा कि शक्तियों का बंटवारा जब हम प्रांतों में कर देते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, तो उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। अब हम आप देखें कि संघात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो मूलतः जो बहुत बहुत प्रमुख तीन विशेषताएं होती हैं, इसके अलावा अन्य जो विशेषताएं हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो तीन में यह है कि निर्मित एवं लिखित संविधान होना चाहिए। तो हम पाते हैं कि वास्तव में हमारा संविधान निर्मित भी है और लिखित भी है। एक संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, प्रारूप समिति के नेतृत्व में संविधान को अंतिम रूप दिया। आप देखें लिखित संविधान एवं सर्वोच्च संविधान होना चाहिए। जहां संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहां विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सभी की शक्तियों का स्रोत संविधान होता है। तो आप देखें कि संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है कि लिखित संविधान होना एवं सर्वोच्च संविधान होना, वो हमारे संविधान में ये विशेषता निहित है। दूसरा आप देखिए संविधान का कठोर होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो बहुत बहुत कठोर है। अभी तक केवल 7 अमेंडमेंट हुए हैं, 7 संशोधन हुए हैं, इससे ये पता लगता है। वहीं आप देखें
हमारे यहाँ चूंकि कठोर और लचीले का समन्वय है, तो हमने 100 से अधिक, है ना, 104 109 के आसपास हम संशोधन कर चुके हैं और तेजी से संशोधन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखें, कठोर संविधान होना चाहिए कि जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली विद्यमान हो। तो हालांकि हमारा कठोर है, कुछ स्ट्रक्चर हमारे संविधान का ऐसा है जिसे बदलने के लिए जहां हमें 2/3 बहुमत संसद का चाहिए होता है, वहीं आधे राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है। तो इस सेंस में हमारा संविधान कठोर भी है। नेक्स्ट आप देखें, शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच में होना चाहिए। तो आप देखें 7वीं अनुसूची के माध्यम से, है ना, हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची जिसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 66 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, है ना। अब ये सूचियों में जो विषय हैं वो इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन मूलतः हमें एट दैट टाइम क्या स्थिति थी उसको अपनी मेमोरी में कंपटीशन में रखना होता है। तो आप देखें, संघ सूची में वे 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, किसे है कि सेंटर उस पर कानून बनाएगा 97 सब्जेक्ट पर। 66 विषय राज्य सूची पे हैं और ये क्षेत्रीय स्थानीय यानी महत्व के विषय हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बनाए, लेकिन अगर विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो आप देखिए, शक्तियों का क्लियर कट लिखित संविधान के द्वारा विभाजन होना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद छिड़ता है तो हम ये नहीं कह सकते कि भी लिखित संविधान है या हम अपने आप तय कर लेंगे। ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर लिखित रूप में होनी चाहिए। इसलिए लिखित संविधान, सर्वोच्च संविधान, कठोर संविधान ये होना जरूरी है। नेक्स्ट आप देखें, चूंकि केंद्र एवं राज्य 2 पार्टियां होती हैं, तो इन दैट केस निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए, है ना, कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होता है या सरकार के जो 2 अंग हैं उनमें आपस में विवाद खड़ा होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका एक तो निष्पक्ष हो और दूसरा सर्वोच्च होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा, पूर्व में अध्ययन किया है कि हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष भी है एवं सर्वोच्च भी है। नेक्स्ट आप देखें, 2 सदनीय व्यवस्था का होनी चाहिए जहां जहां संघात्मक शासन प्रणाली है। जैसे हमारे यहाँ देखें, एक लोकसभा है जो पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं एक राज्यसभा है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना। उसका नाम ही है राज्यसभा या स्टेट काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इस तरह से आप देखें कि 2 सदनीय व्यवस्था का होना भी जरूरी होता है। जैसे अमेरिका में हाउस ऑफ सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सभा है और सीनेट है। तो सीनेट जो है वो राज्यों के अफेयर्स को देखती है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा प्रादेशिक मामलों को विशेष वरीयता हमने राज्यसभा को दे रखी है। नेक्स्ट आप देखें कि जो संशोधन प्रक्रिया है इसमें भी राज्यों की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है। कुछ ऐसे उपबंध हैं भारतीय संविधान में जिनको बदलने के लिए बाकायदे संघ के साथ साथ प्रांतों की सरकारों की भी आधे राज्यों की अनुमति लेना जरूरी होता है। तो ये संशोधन प्रक्रिया की भी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे संविधान में निहित है। नेक्स्ट आप देखें, दोहरी नागरिकता और दोहरे संविधानों का होना, ये दोनों बातें हमारे देश के संविधान में नहीं है, लेकिन अमेरिका के संविधान में दोनों चीजें निहित है। एक प्रश्न उठता है कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे लघुतम, सबसे छोटा संविधान क्यों है? इसकी वजह यह है कि राज्यों के अलग संविधान है। हमारा संविधान इतना लेंदी क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि हमने एक संविधान में जहां केंद्र सरकार की सारी शक्तियों की विवेचना की, वहीं प्रांतीय राज व्यवस्था को भी उसी से जोड़ दिया।
अमेरिका में प्रांतों के अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान है। इसी तरह वहाँ दोहरी नागरिकता है कि एक व्यक्ति यूएसए की नागरिकता भी रखता है और अगर वो अमेरिका के किसी 50 राज्यों में से किसी एक राज्य, फिलाडेल्फिया, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, किसी भी एक स्टेट का अगर वो निवासी है तो वहाँ की भी नागरिकता उसको अलग से प्राप्त रहती है। तो ये होना चाहिए। और मुझे लगता है केसी वेयर जो कि अमेरिका का एक विद्वान था, उसने जब ये अर्धसंघ वाली बात कही है तो उसने अमेरिका की संघात्मक शासन प्रणाली से हमारी तुलना कर दी, है ना। हमारी संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका की अपेक्षा कनाडा की संघात्मक शासन प्रणाली के ज्यादा नजदीक है। अब हम आप देखें कि हमारे संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक शासन प्रणाली की भी विशेषताएं निहित हैं। जैसे हमने अभी बताया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। लेकिन हम आप देखें कि हमारे देश में इकहरी नागरिकता है और ये इकहरी नागरिकता एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। हम जब नागरिकता लिखते हैं तो इंडियन लिखते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतीय, है ना। दूसरी नागरिकता हमारी नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखें, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान होना है ना। अभी मैंने आपको बताया, आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में या कहीं लिखित रूप में पूछ दिया जाए कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान क्यों है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट यही है कि इसमें केंद्र की व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रांतीय शासन व्यवस्था का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, नीति निर्देशक तथ्यों का, ये तमाम बातों का इसमें सम्मिश्रण कर दिया गया है। इसलिए ये बहुत लेंदी हो गया। एक आलोचना ये भी की जाती है कि क्या भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है ना। तो यस, आप देखें, और ये भी कि क्यों है वकीलों, और भारतीय संविधान के निर्माण में वकीलों का ही क्यों भूमिका महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? वकील थे, है, बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू क्या थे? बैरिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर थे, मोस्टली वकील थे। तो वहाँ आप अपने इस बात को मजबूती प्रदान करने के लिए ये बात बताएंगे कि संविधान का निर्माण और संविधान से जुड़ा हुआ जो कानूनी व्यवस्था है वो एक जटिल विषय होता है जिसको मजदूर, किसान नहीं समझ सकता, उसको विधि का जानकार ही समझ सकता है। इसलिए आप देखें कि भारतीय संविधान में वकीलों ने और विस्तार भी ज़्यादा हो गया। वकील कभी संक्षिप्त में बात नहीं करता है ना। तो इन दैट केस हर बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, इसलिए हमारा संविधान बहुत लेंदी हो गया और उसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाने लगा। आगे हम आप देखें कि यहाँ पर संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। नेक्स्ट आप देखें, एक संगठित न्यायपालिका है। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। संघीय यानी जो फेडरल जुडिशरी सिस्टम है, सर्वोच्च न्यायालय, वो अलग है, और इसके अलावा प्रांतों में अलग न्यायपालिकाएं हैं और वो उतनी ही सर्वोच्च हैं जितना संघीय न्यायालय है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है ना, सोपानीकृत है। यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि बाकायदे शीर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय है, बीच में उच्च न्यायालय है और नीचे जनपद न्यायालय है। लेकिन कंट्रोल पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास है ना। सभी की शक्तियों का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है और अंतिम आदेश सर्वोच्च न्यायालय की ही मान्य होते हैं। नेक्स्ट हम आप देखें तो संगठित न्यायपालिका, ये भी आप देखें एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। होना चाहिए दोहरी न्यायपालिका, जो हमारे यहाँ नहीं है। नेक्स्ट आप देखें कि संकट काल में एकात्मक हो जाना। आपको पता है कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो सभी प्रांतों की विधायकी शक्तियां, कार्यपालकीय शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं।
और केंद्रीय संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने लगती है। और इवन जो राष्ट्र सूची के विषय हैं, राष्ट्र सूची के जो विषय हैं उन पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। वित्तीय आपातकाल अगर हो जाए तो भी पूरा संघ केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा अगर राज्यों में 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के उल्लंघन के आधार पर आरोप लगाया जाए तो भी केंद्र सरकार के पास पावर चली जाती है। तो इस तरह आप देखें संकट काल में क्या होता है कि एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी, और ये फेडरल स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। आप देखें अमेरिकन सीनेट का अगर हम लोग अध्ययन करें तो अमेरिका की सीनेट में 100 सदस्य हैं, वहाँ 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य चुनकर वहाँ की सीनेट में भेजे जाते हैं। इस तरह 100 की संख्या मेंटेन हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बल्कि जनसंख्या को आधार बनाया गया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसका जो है प्रतिनिधित्व या उम्मीदवारी। तो इस तरह हम आप देखें कि हमारी राज्यसभा में जहाँ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो उसके सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा में मौजूद हैं। वहीं जो हमारे पूर्वी प्रांत हैं वहाँ ज़्यादातर के एक जो है सदस्य राज्यसभा में पहुँचते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली का दुर्गुण या दोष है ना। अमूमन समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ये एकात्मक विशेषता है। नेक्स्ट आप देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। भाई राज्यपालों की नियुक्ति नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल प्रदेशों में रहकर खुफियागिरी करता है, एजेंटगिरी करता है। तो इन दैट केस राज्यों को अगर हमने संघात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है तो इन दैट केस हमें राज्यों को अधिक से अधिक फ्रीडम देनी चाहिए, है ना। तो वो फ्रीडम नहीं है। यहाँ आप देखें जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। इसके अलावा आप देखें अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS का चयन संघ लोक सेवा आयोग जो कि एक केंद्रीय निकाय है उसके द्वारा चयन किया जाता है और उनकी नियुक्तियां कहाँ होती हैं, प्रदेशों में होती हैं। और फाइनली दे आर अकाउंटेबल टू द सेंटर, और अंतिम रूप में वो जिम्मेदार किसके प्रति रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रति रहते हैं। उनको सेवाओं से निकालने का अधिकार CM को नहीं रहता, केवल संस्तुति भेज सकता है। संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी कि उसको सेवाएं उसकी समाप्त की जाएं अथवा नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि संशोधन में संघ की विशेषता। हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान के 80% उपबंध ऐसे हैं जिन्हें केवल हमारी संघीय जो संसद है वो बदल सकती है 2/3 बहुमत से। केवल कुछ संघात्मक शासन प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं, उन्हीं को बदलने के लिए बाकायदे राज्यों के आधे राज्यों की अनुमति लेने की बात कही गई। अब हम आप आते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में और इवन अगर आप UPSC वगैरह में अपियर कर रहे हैं तो ये 4 क्वेश्चन मूलभूत रहते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है क्या भारत एक सच्चा संघ है। यू विल हैव टू प्रूव इट, सिद्ध कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप क्या विचार व्यक्त करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली की ये सारी विशेषताएं, आप इन सभी का वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो मूल 3 विशेषताओं का आप वर्णन कर सकते हैं। निर्मित, लिखित एवं कठोर संविधान, ठीक है। तो हमारे यहाँ है अथवा नहीं है। केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, आप देखें क्लियर कट 7वीं अनुसूची के माध्यम से संघ, राज्य और है ना के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये पाई जा रही है। तो इन दैट केस ये हमारा जो संघ है वो पूरी तरह से सच्चा संघ है। और ये जब इनका जवाब देना हो कि ये अर्ध संघ है तो यहाँ हम यही कहेंगे जब सच्चा संघ है तो ये अर्ध संघ कैसा है। हम डुप्लीकेट नहीं है अमेरिका की, हमारा संघ एक अनोखा संघ है जिसमें हमने बहुत सारी विशेषताएं कनाडा से ली हैं, हमने अमेरिका से नहीं ली हैं।
और वो ऐसा हमने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। नेक्स्ट आप देखें, क्या संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता की ओर झुका हुआ है? तो इन विशेषताओं के जरिए आप दिखलाएंगे कि यस, मूल लक्षण संघात्मक हैं, लेकिन बहुत सारी हमारे संविधान में ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे एकात्मकता की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ आप देखें, एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, और ये वाला क्या भारतीय संघ संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो आज इतना ही, है ना। आगे के लेक्चर में केंद्र राज्य संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे।